हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं तुम्हें सिखाऊंगा चेन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, ऐसी चेन लटकी हुई है टेबल से। आधी चेन टेबल पे है, आधी चेन टेबल से लटकी हुई है। और यहाँ पे पूछेंगे जब ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो वर्टिकल हो जाएगी चेन और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सो दिस प्रॉब्लम वी विल सॉल्व यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और एक कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास, और वो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड, अंदर भी हो सकता है बॉडी के और वो बाहर भी हो सकता है ऑफ द बॉडी, एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इस एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा जितना यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ अ होल न्यू टॉपिक। वर्क पावर एनर्जी के बाद यही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तब उसके बहुत डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, छोटे कॉन्सेप्ट के लिए ये बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसा ऊपर ऊपर से समझ लो कि कोई बॉडी है, कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके जहाँ पे डायगोनल मीट करेंगे वहाँ पे होगा। मतलब ज्योमेट्रिकली जो सेंटर है वो पॉइंट पे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, कंडीशन अप्लाई, बॉडी कैसे होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए। ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसा शेप है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिमेट्रिक बॉडी क्या होती है? इसको बीच में से कट कर दो तो उसके सिमिलर दो टुकड़े हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक बॉडी। तो सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक सेंटर में आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा समझो कि ये 2 kg का मास, उसका कंप्लीट मास जो 2 kg है वो कौन से पॉइंट से एक्ट हो रहा है? वो ये पॉइंट से एक्ट हो रहा है। उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है या ट्रायंगुलर प्लेट है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हमने देखा ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, दो टुकड़े क्लियरली सिमेट्रिक बन रहे हैं, तो यहाँ से जहाँ पे ये उसके बाइसेक्ट करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स, वो पॉइंट क्या होता है? सेंट्रोइड। और वो सेंट्रोइड इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो इस पूरे लैमिना का अगर मास 3 kg है तो मैं कहूँगा ये कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा? ऐसा लगेगा उसके सेंट्रोइड पे कॉन्सेंट्रेट होगा। ये यहाँ पे एक रॉड देखो, रॉड की लेंथ L है, रॉड इज ऑल्सो सिमेट्रिक, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हमने कहा इसके एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। ठीक है, और उसका डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा किसी पर्टिकुलर एंड से, वो कितना है? यहाँ से L/2, और यहाँ से कोई पूछेगा तो वो भी कितना है? L/2। फिर हमने AB डिविलियर्स को देखा। क्रिकेट में क्या होता है, बैट के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही जब बॉल हिट होती है तो सबसे ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकती है बैट बॉल के ऊपर, और उतनी तेज़ बॉल दूर जाएगी बाउंड्री के बाहर। ठीक है, हम कहते हैं बैट्समैन ने मस्त स्ट्रोक लगाया, और बैट से वो जो ऐसे कड़क और एकदम स्वीट जो आवाज़ आती है वो कब आएगी? जब ये बॉल पर्टिकुलरली वो स्वीट स्पॉट पे हिट करेगा। दैट स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बैट। तो यहाँ पे देखो, बैट का शेप कुछ इस तरीके से है। बैट तो सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा बीच में से एग्जैक्टली अगर तुम कट करोगे तो ऊपर का मास थोड़ा कम होगा, नीचे का मास थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब ये अगर 300 ग्राम है तो ये 400 ग्राम होगा नीचे वाला पोर्शन। तो मास कहाँ पे ज़्यादा है? लोअर पोर्शन में। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ ज़्यादा होता है? सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जहाँ पे मास ज़्यादा हो जाता है। इसका सेंटर ऑफ मास ए पे नहीं होगा, बी पे नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सी पे होगा। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बैट इज हियर। उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है, देखो बैट अगर थोड़ा पीछे से अगर हम देख पाएंगे तो बैट ये वाले पोर्शन पे ज़्यादा थिक होती है, दैट्स वाई नीचे वाले पोर्शन में मास ज़्यादा हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको और डिटेल में देखेंगे आगे चल के, इतना काफ़ी है टू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास। अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन पॉइंट ए स्लिप्स ऑफ द टेबल, कंसिडर द मास ऑफ द चेन इज कैपिटल M एंड लेंथ ऑफ द चेन इज कैपिटल L। सो टोटल चेन है, ऐसी लटकी हुई है, किसी टेबल पे रखी हुई है। ये टोटल चेन की लेंथ है L और टोटल चेन का मास है M। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेबल पे लेंथ जो पड़ी हुई है वो है 2L/3। टोटल L लेंथ में से 2L/3 लेंथ चेन इज ऑन द टेबल एंड रिमेनिंग इज हैंगिंग। इसको मैं लिख दूं कि यहाँ पे दिस इज हैंगिंग पोर्शन, दिस इज हैंगिंग। नहीं लिखा तो भी समझ रहा है, ये लटक रही है। लटकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंगिंग। अब ये क्या होगी? ये स्मूथ सरफेस है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द स्मूथ सरफेस एंड बिकॉज ऑफ द वेट विच इज हैंगिंग, तो ग्रेविटी इस पोर्शन को नीचे खींचेगी
तो ए पॉइंट क्या होगा, फिसलते हुए इधर आ जाएगा, तब तक चेन थोड़ी और नीचे जाएगी। वो पोजीशन हमने यहाँ पे दिखाई है बी, और यहाँ पे ये चेन पूरी वर्टिकल हो जाएगी। तब हमें ए पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो आ गया सबको समझ में, आई होप। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ लिमिटेशन होते हैं। अगर ये किसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं भी आता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी प्रॉब्लम को 100% हम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जहाँ नहीं लगेगा वहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएगा। आगे चल के मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी। सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द पॉजिटिव फोर्सेस माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग लोग अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसे लिखते हैं, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट दी वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने देखा कि इनिशियल ये पोजीशन है और ये फाइनल उसकी पोजीशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हमने कहा कि इनिशियल ये सभी चीज़ें रेस्ट पे हैं, कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स इज एट रेस्ट, तो ए पॉइंट पे भी रेस्ट पे होगा। तो हमने कहा कि पूरी चेन इनिशियली कैसी है, रेस्ट पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। जब ये पूरी वर्टिकल हो जाएगी तो सभी पोर्शन की वेलोसिटी 0 रहेगी क्या, हम कहेंगे नहीं, अभी ये नीचे मूव हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी नीचे मूव होगा, ए पॉइंट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। निगेटिव वर्क डन कोई नहीं करेगा यहाँ पे, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और ये चेन भी नीचे जा रही है। सो ग्रेविटी का फोर्स नीचे और इस चेन का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। और जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि एयर रेजिस्टेंस है, तब तक हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ना यहाँ पे फ्रिक्शन है, ना यहाँ पे कोई हवा चल रही है, ना कोई एयर रेजिस्टेंस है, तो निगेटिव वर्क डन इसमें कोई नहीं कर रहा। तो ये टर्म क्या होगी, 0 हो गई। तो यहाँ पे माइनस, इसको 0 लिख दो, ठीक है। अभी वर्क डन कितना होगा, ये ए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वर्क डन कितना होगा, तो हमने कहा कि वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनली पोटेंशियल यहाँ पे कितनी है, उसका डिफरेंस ले लो, हमें मिल जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग कहोगे सर डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन तो काइनेटिक एनर्जी में भी हो जा रहा है कुछ, तो उसकी सेपरेट टर्म हमने यहाँ पे लिखी है ना। तो यहाँ पे हमें वर्क डन लिखना है बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, या फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे, तुम कहोगे ग्रेविटी लगा रही है, और ग्रेविटी कौन से टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन करते हैं तो क्या चेंज होती है, और क्या लिखते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने लिखा uf माइनस ui। अच्छा, तो आगे के पेज पे लेके आया हमें, तो हमने यहाँ पे लिखा ये वही सेम स्टेटमेंट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये तो 0 हो गया, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो इसको मैं यहाँ पे 0 कर दूँ क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो u फाइनल और u इनिशियल हमें निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम u इनिशियल निकालते हैं। हमने लिखा u इनिशियल इज mgh, u इनिशियल मतलब ये वाली सिचुएशन का। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, इसमें कोई ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं या कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है। पहले हम क्या करते थे, लेट्स से कि ये कोई ब्लॉक h हाइट पे है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा mgh लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक की साइज़ काफ़ी छोटी थी। तो ये ब्लॉक अगर 2 सेंटीमीटर का है क्या, हमने नहीं पूछा था कि हम ये पोर्शन से उसकी हाइट लेंगे या नीचे वाले पोर्शन से लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी चेन है ना, तो हमें इस h को देखना पड़ेगा कि h को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और m मास को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किसको मिल रही है ग्रेविटी से, हमने कहा इस पोर्शन को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको टेबल को तोड़ के नीचे तो नहीं खींच सकती। तो ग्रेविटी किस पोर्शन को खींच सकती है, इस पोर्शन को। तो हमने कहा फिर इसका ही मास हमें लेना पड़ेगा, इस पोर्शन का ही मास लेना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है वो तो सही है, फिर h क्या लेंगे, h क्या लेंगे, कितना डिस्टेंस इस मास का है और कहाँ से है, ये दो चीज़ें, कितना इस चेन का मास है और उसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है। तो हमने कहा कि अच्छा भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। क्यों रेफरेंस पॉइंट लिया मैंने, क्योंकि अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और तुम कहते थे कि यहाँ पे इस ब्लॉक को h हाइट पे रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो तुमने h कहाँ से लिया था, किसी रेफरेंस पॉइंट से लिया था ना। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या था तुम्हारा, ग्राउंड था। यहाँ पे रेफरेंस क्या लोगे, ग्राउंड से अगर लोगे तो ग्राउंड से लोगे तो कोई उसका ग्राउंड से कोई डिस्टेंस या कोई लेंथ गिवन है क्या, हमने कहा नहीं। तो ऐसा जरूरी भी नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी जब तुम निकालो तो ग्राउंड से ही डिस्टेंस लो, किसने कहा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम,
हमने कहा कि ये जो है ना, ये टेबल, इस टेबल को हम रेफरेंस बोल देते थे, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस एक्सिस। और सभी डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी भी वही यही से निकालनी है हमें, तो विन विन सिचुएशन। तो यहाँ से इस चेन का डिस्टेंस कितना, ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। ये रेफरेंस एक्सिस से चेन का डिस्टेंस कितना, चेन का डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, कौन से पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहे हो। तो हमने यहाँ पे देखेंगे इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस रेफरेंस एक्सिस से कितना, दिस इज द करेक्ट वर्ड। इस चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हमने कहा कि रुको, पहले हमने देखा 2l/3 इसका, इसकी लेंथ, रेस्टिंग पोर्शन की टोटल लेंथ l है, तो इस पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमने कहा l में से इतनी लेंथ हटा दो, दैट इज l - 2l/3 विच इज इक्वल्स टू l/3। सो इस पोर्शन की टोटल लेंथ कितनी हो गई, l/3, और l/3 का आधा करो क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके एग्जैक्टली सेंटर में होगा, टोटल l/3 के सेंटर पे, मिडल में, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/6। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, उसका रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, रेफरेंस एक्सिस से l/6, तो h को हमने l/6 लिखा। इसका मास कितना है, इस हैंगिंग पोर्शन का मास कितना है वो निकालना था, उसको मैंने m" नाम दिया, और मैंने वो यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे कैसे निकाला है, देखो, टोटल लेंथ l और टोटल मास m, मतलब टोटल m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ l। तो l/3 डिस्टेंस पे, l/3 लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो हमने कहा कि m पे m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन l लेंथ, तो l/3 लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हमने कहा m', और इस m' का आंसर इन टर्म्स ऑफ m और l निकालेंगे हम। तो हमने m इंटू l/3 को मल्टीप्लाई किया, सो m इंटू l/3 डिवाइडेड बाय l, सो हमें m' मिल गया इन टर्म्स ऑफ m। तो कितना मिला वो, l और l कैंसिल, m/3, इसलिए इस m" को मैंने m/3 सब्स्टिट्यूट किया। इसको मल्टीप्लाई करो, अभी बाकी क्या है, 6 इंटू 3 18। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई इस हैंगिंग पोर्शन की, दैट इज mgl/18। सिमिलर फैशन में हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब फाइनल सिचुएशन में, ये देखो, अभी देखो इस रेफरेंस एक्सिस से इस पूरे चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे और उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज अवर क्वेश्चन। हमने देखा ये पूरी की पूरी चेन अभी आ गई हवा में, तो पूरा का पूरा मास इज एक्टिंग बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो और उसकी लेंथ भी कितनी है पूरे के पूरे, इसकी l। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा, उसके एग्जैक्टली सेंटर में। तो उसकी लेंथ अगर l है तो उसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस एक्सिस से कितने दूरी पे होगा, l/2, और टोटल इसका मास कितना है, m। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने पुट किया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं यहीं पे पुट किया मैंने, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे इसका मास कितना है, हमने कहा m का m इकट्ठा पूरा, g की वैल्यू g, और रेफरेंस एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना, l/2, तो वो कितना आ गया, mgl/2। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे हमने किया इसको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, डेल्टा W को U फाइनल माइनस U इनिशियल लिखा, K फाइनल को हाफ mv² हमने लिखा। तो यहाँ पे U फाइनल कितना है, mgl/2, U इनिशियल कितना था, mgl/18 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इसको हमने सॉल्व किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, सो 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड किया, सो ये mgl/2 हो गया 9 mgl/18, और ये mgl/18 यहाँ पे था, इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो एक्चुअली में mm कट हो गया था ऑलरेडी, तो नीचे के स्टेप में m दिखाने की ज़रूरत नहीं। क्या बचेगा, 9gl/18 माइनस gl/18 इज इक्वल्स टू हाफ v²। तो इसको हमने लिखा 8gl/18 इज इक्वल्स टू हाफ v², और इसको सॉल्व हमने किया, ये 2 गया, 18 से ये 9 हो गया, दैट इज 8gl/9 इज इक्वल्स टू v², एंड v इज इक्वल्स टू √8gl/9। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसकी वेलोसिटी जब ये यहाँ पे आ जाएगा वो कितनी हो जाएगी, √8gl/9। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन।